हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। कुमार पीसेस अकेडमी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हम लोग यूपी पीसीएस स्पेशल सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। राइट, इससे पहले हमने बहुत सारे एपिसोड कवर किए हैं, जिसमें जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो लगातार प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो उनके रिपीट होते हैं, हमने उनको कवर किया है। आज के वीडियो में दोस्तों हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, और ये टॉपिक बेसिकली आप देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हैं। पहला टॉपिक होगा UNFCCC, दूसरा होगा क्योटो प्रोटोकॉल, और तीसरा टॉपिक होगा पेरिस एग्रीमेंट। राइट दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लगाए होंगे तो आपने देखा होगा निश्चित ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो सेक्शन होता है वहाँ से इन 3 टॉपिक से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से लगातार सवाल रिपीट भी होते हैं, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, आपको निश्चित ही मालूम होना चाहिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है UNFCCC। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप देख लेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये आप देख लेंगे। राइट दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वर्ष 1992 में ब्राज़ील, आप जानते हैं ब्राज़ील एक कंट्री है, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आप देखेंगे यूएन के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस मीटिंग में आप देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हुई थी। राइट, और दोस्तों इस मीटिंग को आप क्या बोलते हैं, अर्थ समिट, यानी इसको नाम दिया गया था रियो अर्थ समिट। कब हुई थी? 1992 में। विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसे आप जानते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट आपको जो आउटपुट देखने को मिलेंगे, जिसका पहला इंपॉर्टेंट आउटपुट था आपका UNFCCC। राइट, पहला दिस वन। ये आप देखेंगे जो केम इनटू फोर्स कब आया, 1994 में ये जो है केम इनटू फोर्स हुआ। राइट, इसमें आप देखेंगे 195 कंट्रीज़ ने इसको जो रेटिफाई किया था, और वे सभी कंट्रीज जिन्होंने इसको रेटिफाई किया था उनको बोला जाता है पार्टीज़ टू द कन्वेंशन। राइट, आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि पहले बताया गया रियो अर्थ समिट में ये जो बेसिकली आप देखेंगे इसे अडॉप्ट किया गया, और ये समिट हुई थी 1992 में ब्राज़ील के एक शहर में, रियो डी जेनेरियो में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो आउटपुट देखने को मिले थे इस सम्मेलन के, पहला तो ये हुआ UNFCCC, और दूसरा क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जबकि जो तीसरा इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन जो था वो कौन था, कन्वेंशंस टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी संपूर्ण दुनिया से डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। तो विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 3 इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस रहे हैं। पहला था UNFCCC, और दूसरा था UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा था कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये आप ध्यान रखेंगे। UNFCCC की कब से ये लागू हुआ, आप ध्यान रखेंगे 21 मार्च 1994 में। राइट, दिस वन। इसका आप ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन इज टू एस्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन, यानी इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस के कंसनट्रेशन को, उनकी जो आप देखेंगे सांद्रता है, उनको मिटिगेट करने के लिए, उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए ये बात करता है, आप ध्यान रखेंगे। यानी आपसे पूछा जाएगा UNFCCC किसके लिए बात काम करता है, तो इन्वायरमेंट के लिए। ध्यान रखेंगे, कई बार इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। हर साल आप देखेंगे UNFCCC की एक एनुअल मीटिंग होती है, जिसमें इसके जितने भी सिग्नेटरीज जो कंट्रीज़ रहे हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो उस बैठक में हिस्सा लेते हैं, और पूरे साल की जो एनुअल जो आप देखेंगे जो कार्यविधि होती है, जो गतिविधियाँ होती हैं, उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। राइट, तो साल आप देखेंगे दुनिया के विभिन्न देशों में इसको आयोजित किया जाता है वर्ष के एंड में, और इस बैठक को नाम दिया जाता है COP। हर साल इसकी जो COP है, इसकी बैठक होती है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जो इसके मेंबर्स होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस को आप बोलते हैं COP। COP आपसे पूछा जाता है कि COP फर्स्ट कब कहाँ पर आयोजित हुई थी, आप बताएंगे बर्लिन में। COP सेकेंड वाज हेल्ड इन जिनेवा में COP सेकेंड जो है आयोजित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपके लिए तीसरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप देखेंगे जो COP 3 हुई थी, ये कहाँ हुई थी, क्योटो में। क्योटो कहाँ है, जापान में। और इस COP में एक प्रोटोकॉल आप देखेंगे अडॉप्ट किया गया था, उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। राइट,
क्योटो प्रोटोकॉल। आपसे पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किस सीओपी में अडॉप्ट किया गया, आप बताएंगे COP3 विच वाज हेल्ड इन क्योटो, राइट। तो अगेन आपके लिए क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्या है एक्चुअली इसको समझना। और क्योटो प्रोटोकॉल से लगातार सवाल पूछे गए हैं, राइट। यहाँ से एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो UNFCCC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन में है। बॉन कहाँ दोस्तों, जर्मनी में, आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। एकदम आप देखेंगे क्रम वाइज हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट मेंस से भी सवाल बनाए जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इसकी जो बेसिक बातें हैं, राइट। ये कब अडॉप्ट किया गया था, कहाँ अडॉप्ट किया गया था, क्योटो में। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 11 दिसंबर 1997 में, 11 दिसंबर 1997 में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इट केम इनटू फोर्स कब से लागू हुआ, 16 फरवरी 2005 से। दो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। स्थापना की डेट है 1997 में, जबकि इसके लागू होने की तिथि है 2005 में, आप ध्यान रखेंगे, राइट। और ये कि इंटरनेशनली आप जानते हैं चूंकि एक प्रोटोकॉल ही एक बाइंडिंग एमिशंस के बारे में बात करता है, राइट। कुछ ऐसे टारगेट्स ये बताता है जो कि बाइंडिंग होते हैं इसकी मेंबर कंट्रीज़ पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे द डिटेल्ड रूल्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन वर अडॉप्टेड इन द ईयर 2007 एट COP7। COP की जो 7वीं मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी, मराकस में। मराकस कहाँ है दोस्तों, मोरक्को में, राइट। मोरक्को में एक जो COP हुई थी विच वाज 7th COP, राइट। उसको बोला जाता है मराकस एकॉर्ड। और इस एकॉर्ड में क्या अडॉप्ट किया गया था, तो इस क्योटो प्रोटोकॉल के जो डिटेल्ड रूल्स थे, इसके जो नियम कार्यविधि के थे, उनको जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो चीज़ें अडॉप्ट करी गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मराकस एकॉर्ड के तहत क्या आपको देखने को मिला, तो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो नियम रहे हैं उनको अडॉप्ट किया गया। ये किस COP में हुआ था, COP7। चूँकि ये मराकस में हुआ था इस वजह से इसको बोला जाता है मराकस एकॉर्ड, राइट। मोरक्को में है। आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल 2 फेज़ में आप देखेंगे इसको बाइफरकेट किया गया था, और उन 2 फेजेस में इसके अलग अलग टारगेट्स थे। पहला जो फेज़ था वो 2008 से 2012 तक इसकी जो समयावधि थी, और इसका जो सेकेंड टाइम पीरियड था वो था 2013 से 2020 के बीच में, राइट। आप ध्यान रखेंगे 2012 में आप देखेंगे दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड फॉर अ सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। जो आप देख रहे हैं इसका जो दूसरा समयावधि थी 2013 से 2020 वाली, इसको देखेंगे लीगलाइज करने के लिए दोहा अमेंडमेंट किया गया था। और इसमें एक आपको सिद्धांत दिया गया, वो सिद्धांत कौन सा था, आप देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, ये किस अमेंडमेंट में ये आपको बताया गया, तो आप बताएंगे दोहा अमेंडमेंट के तहत, राइट। इसका संबंध किससे है, ये इट इज़ अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, राइट। आपसे पूछा जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये किसके अंडर फॉल करता है, तो आप बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल का रिलेशन, इसका संबंध किससे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी चीज़ें ये आप देख लीजिए। इट वाज एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड ग्रीन हाउस गैसेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। संपूर्ण दुनिया में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, इसके साथ साथ जितनी और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको, उनके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, राइट। चूँकि क्लाइमेट चेंज में आप देखेंगे, क्लाइमेट में ये जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये बहुत आप देखेंगे हानिकारक होती हैं क्लाइमेट परिवर्तन में, राइट। तो इनके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, और इसके तहत आपको 6 इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस बताई गई हैं जिनको मिटिगेट करना था। वो गैसेस आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। ये पहली आप देख रहे हैं 6 ग्रीन हाउस गैसेस, नेमली पहली कौन सी, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 आपको ग्रीन हाउस गैसेस बताई गई थी जिनको आपको दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ थे
उनसे ये अर्ज किया गया था कि इनको जो है मिटिगेट करना है, कम करना है, राइट, इनके कंसंट्रेशन को। CO2 आप ध्यान रखेंगे एकदम 6 हैं, 6 वर्ड वन बाय वन आपको याद होनी चाहिए। CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये 6 आपको ग्रीन हाउस गैसेस बताई गई थी। इसके साथ आपको 3 इंपॉर्टेंट और पॉइंट याद रखने हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। आपसे पूछा जाएगा कि इसका लास्ट जो मेंबर कौन सा था जिसने जो इसका सिग्नेटरी बना, वो आप बताएंगे अफगानिस्तान। 192वां कंट्री था क्योटो प्रोटोकॉल का, राइट। 2012 में दोस्तों आप देखेंगे जो कनाडा है इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था इस प्रोटोकॉल से, लेकिन आप ध्यान रखेंगे US ने इसको रेटिफाई नहीं किया था इस प्रोटोकॉल को, राइट। इट इज़ लीगली बाइंडिंग एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द UNFCCC कैन बिकम पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। UNFCCC के जो मेंबर होते हैं केवल वही जो है इस क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर बन सकते हैं, और ये आप ऑब्वियस है कि आप जानते भी हैं ये एक लीगली बाइंडिंग जो है प्रोटोकॉल है, राइट, मेंबर कंट्रीज़ पर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले 1997 में इसकी स्थापना हुई, 2005 में ये जो है लागू हुआ, राइट। मराकस अकॉर्ड कब आया? 2007 में, दिस वन। और आपसे पूछा जाएगा दोहा अमेंडमेंट का संबंध किससे है? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आपको कुछ 6 ग्रीन हाउस गैसेस बताई गए जिनके कंसंट्रेशन को कम करना है, राइट। क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध है, आप ध्यान रखेंगे। वो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? पहले CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। तीसरा में इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे पेरिस एग्रीमेंट, दिस वन, पेरिस एग्रीमेंट। COP UNFCCC की जो एनुअल मीटिंग थी यानी 21वीं जो बैठक थी उसको नाम दिया गया था COP 21, राइट। ये कब हुई थी दोस्तों? 2015 में। द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ COP 21 इज ए गैदरिंग विच वॉज हेल्ड बिटवीन November 30, 2015 एंड December 12, 2015। 2015 में मीटिंग हुई थी और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑफ द UNFCCC, राइट, आप ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है इसका जो संबंध किससे है, पेरिस एग्रीमेंट का संबंध किससे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन, ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट टॉक्स अबाउट द रैपिडली इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आप देख रहे हैं टेम्परेचर लगातार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा, तो इस टेम्परेचर को मिटिगेट करने के लिए, इसको कम करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट लाया गया। तो इसका संबंध किससे? तो आप कह सकते हैं वैश्विक तापन से, वैश्विक तापन को कम करना या उसे रोकना, राइट, आप ध्यान रखेंगे। द ट्रीटी साइंड एट दिस समिट इज लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल 196 मेंबर नेशन। इसके जितने भी 196 मेंबर हैं उन सभी पर ये आप देखेंगे जो ट्रीटी है ये क्या है, एक बाइंडिंग टाइप की है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू कीप ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो। जैसा कि पहले आपसे बताया गया कि वैश्विक तापन से इसका संबंध है, और इसमें आपको बताया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स से के हिसाब से इसको जो है कम करना है, यानी जो वैश्विक तापन है इसको 2 डिग्री से भी कम करना है। कब तक? 21वीं सदी के अंत तक, राइट। वहीं ये जो आप वैश्विक टेम्परेचर इसको 1.5 डिग्री तक लाना है या उससे कम, कब तक? 2050 तक ये टारगेट अचीव करना है। तो ये आप ध्यान रखना है, राइट। इसके साथ साथ इसमें ये बताया गया है ये कुछ और फैक्ट्स टारगेट्स अचीव करने की बात करता है, क्या? जैसे कि क्लीन, स्वच्छ और पोल्यूशन फ्री, इसके साथ साथ नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन को 20% तक बढ़ाने की बात करता है, राइट। इसके साथ साथ इसका एक और एम है, वो एम क्या है? जो हमारी परंपरागत एनर्जी उत्पादन पर जो निर्भरता है उसको कम करना और 20% तक एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा दक्षता को प्राप्त करने का लक्ष्य भी ये निर्धारित करता है, राइट। कौन? पेरिस एग्रीमेंट, आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ये जो दुनिया की कुछ वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, राइट, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके यहाँ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों को डेवलप करने के लिए भी बात करता है पेरिस एग्रीमेंट, ये आप ध्यान रखेंगे।
इसके साथ साथ आप देखेंगे जो जितनी भी दुनिया के रिच और डेवलप्ड इकोनॉमीज है, कंट्रीज़ हैं, उनसे एक ये फंड जो है एनुअली आप देखेंगे फंड जो है फंडिंग करने के लिए भी बात की गई है, जो कि उस फंड को एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स को असिस्ट करने के लिए ये यूज किया जाएगा, राइट। और अंडर पेरिस एग्रीमेंट ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। पहला हमने आपको बताया दिस वन UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, तीनों आप देखेंगे इंटरलिंक्ड टॉपिक है। UNFCCC अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो है ये संस्था है, राइट। इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं बॉन में है, जर्मनी में। हमने बताया कि UNFCCC जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई, आप ये ध्यान रखेंगे। रियो अर्थ समिट जो दुनिया में हुई थी 1992 में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हुई थी। पहली थी UNFCCC, दूसरी थी UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और थर्ड थी कन्वेंशंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट। दिस वन आप ध्यान रखेंगे। COP थर्ड जो हुई थी क्योटो में, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1997 में, जो कि आप देखेंगे इट केम इनटू फोर्थ कब, 16 फरवरी 2005 में। COP की जो 7th बैठक हुई थी उसमें मराकस एकॉर्ड आप देखेंगे फंक्शन में आया, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें डिटेल रूल्स लाए गए थे रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। क्योटो प्रोटोकॉल इसका संबंध किससे है, तो आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज से, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और क्योटो प्रोटोकॉल में ही आपको कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बताए गए हैं, बेसिकली इनफैक्ट 6 ग्रीन हाउस गैसेस, जिनको बताया गया जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो सिग्नेटरीज हैं, उनसे कहा गया है कि इनके कंसंट्रेशन को कम करना है, मिटिगेट करना। दोहा एकॉर्ड आप देखेंगे, जो दोहा अमेंडमेंट हुआ था बेसिकली इनफैक्ट 2012 में, इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बताया गया किसमें, दोहा अमेंडमेंट में, और ये फॉल करता है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में बताई गई, 6 है। पहली है CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हैं एक बाइंडिंग टाइप का है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हमने डिस्कस किया पेरिस एग्रीमेंट को। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, और ये COP की कौन सी बैठक थी, 21वीं COP थी, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। पेरिस एग्रीमेंट क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द रैपिडली इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, वैश्विक तापन को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए पेरिस एग्रीमेंट लाया गया, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। दिस वन पेरिस एग्रीमेंट में ही आपको बताया गया कि जो वैश्विक तापन है इसको 21वीं सदी के अंत तक 2 डिग्री से कम, 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। वहीं 2050 तक वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री से भी कम तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम लाना है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ इसमें 2 और लक्ष्य बताए गए हैं। पहला क्या है, क्लीन, पोल्यूशन फ्री और रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को 20% तक बढ़ाना। इसके साथ साथ जो परंपरागत ऊर्जा उत्पादन की जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना, और 20% ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की बात करता है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ वैसी कंट्री जो पर्यावरण को लेके वल्नरेबल कैटेगरी में है, उनको यहाँ आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों को डेवलप करने के लिए भी बात कही गई है आपके पेरिस अकॉर्ड में, राइट, या पेरिस एग्रीमेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, आप ज़रूर करके जाइए। इतने फैक्ट्स अगर आपको मालूम है दोस्तों, तो निश्चित ही प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो भी सवाल बनाए जाएंगे इस टॉपिक से, आप उनको वेरी इजीली कर पाएंगे, राइट। दोस्तों आई होप कि आपको निश्चित ही ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी जो भी फीडबैक्स हैं कमेंट बॉक्स में उनको टाइप कीजिए, राइट। कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज योर्स। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।